अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाड़ा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फाइलम अकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो ये क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम वन बाय वन जो है वो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, और इनकी डिटेल डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो अगर आप बात करो फाइलम अकाइनोडर्मेटा की, तो फाइलम अकाइनोडर्मेटा जो है ये हमारे पास के स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, इस ग्रुप में जो है वो इस फाइलम में हमारे पास स्पाइनी स्किन वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी स्किन के ऊपर कांटे होते हैं, स्पाइन होते हैं। ठीक है, इस ग्रुप में स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिसमें है सी ककम्बर, ब्रिटल स्टार और स्टार फिश वगैरह। ठीक है, दे इंक्लूड सी ककम्बर, ठीक है, ब्रिटल स्टार और स्टारफिश। तो ये स्पाइनी स्किन्ड एनिमल की जो टर्म है या स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिजम्स की टर्म है, ये फाइलम अकाइनोडर्मेटा के लिए यूज की जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो आपसे पूछा जा सकता है कि स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं। ठीक है, तो वो एमसीक्यूज दे देगा और इसमें वो फाइलम अकाइनोडर्मेटा भी दे देगा। तो आपने हमेशा फाइलम अकाइनोडर्मेटा पे टिक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी स्पीशीज, कितनी स्पीशीज होती हैं। तो ऑलमोस्ट 5,000 नॉन स्पीशीज इसकी हैं अकाइनोडर्म्स की। ठीक है, इनमें कुछ जो होती हैं वो मेरीन एनिमल्स होते हैं। ठीक है, और कुछ जो होते हैं ये सी बॉटम में रहते हैं। ठीक है, 5,000 होती है, कुछ मेरीन होंगे और कुछ सी बॉटम में रहेंगे, और कुछ जो होंगे वो सी बॉटम में फ्री लिविंग के तौर पे होते हैं। ठीक है, फ्रीली वहाँ पे रहते हैं। तो फ्री लिविंग में आते हैं हमारे पास ब्रिटल स्टार, ठीक है, और स्टारफिश। और कुछ जो होंगे वो हमारे पास जो होंगे वो अटैच्ड होंगे। अटैच कहाँ पे? सी के जो है वो सी के बॉटम में अटैच होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें आती है हमारे पास सी रिलीज वगैरह। ठीक है, जो अटैच होते हैं ऑर्गेनिजम्स सबस्ट्रेटम के साथ। ठीक है, तो अकाइनोडर्म्स कितने होंगे? 5,000 स्पीशीज की देखने को मिलेंगी। मेरीन और फ्रेश वाटर दोनों में, मेरीन और सी बॉटम दोनों में ही देखने को मिलेंगी। सी बॉटम में जो है ये फ्री लिविंग भी हो सकती हैं और अटैच्ड फार्म भी हो सकती हैं। सी फ्री लिविंग में ब्रिटल स्टार और स्टारफिश है, अटैच फार्म में सी रिलीज वगैरह आता है। ठीक है, अच्छा, उसके लिए ना हम ना कुछ निमोनिक्स यहाँ पे देखते हैं जिसको देखते हुए हम इस ग्रुप को याद कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ करेक्टर्स हैं इनके अकाइनोडर्म्स के। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है कि वो इसकी जो है वो एपिडर्मिस की बात करता है। ठीक है, इसकी मतलब स्किन की लेयर्स की बात करता है। वो कहता है कि जो इनकी बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर है ना, वो कौन सी है? एपिडर्मिस। ठीक है, जो क्या होगी इसके ऊपर, इस एपिडर्मिस जो होगी ये सिलिएटेड होगी, ये सीलिया होगा इसके ऊपर। ठीक है, म्यूकस शीट होगी इस एपिडर्मिस के ऊपर, सिलिएटेड होगी, प्लस इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर सेंसरी सेल्स मौजूद होंगे। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ एपिडर्मस, दिस एपिडर्मस इज सिलिएटेड। ठीक है, सीलिया से मिलकर बनी होती है और इस एपिडर्मस के ऊपर सेंसरी सेल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो स्किन जो होगी ना इसकी, यानी कि इसकी एपिडर्मस होगी, इसके ऊपर वो कहता है म्यूकस की कवरिंग होगी। ठीक है ना, यहाँ पे कवरिंग होगी म्यूकस की। ठीक है, म्यूकस की कवरिंग यहाँ पे होगी। ठीक है, और यहाँ पे सीवरल इनके सेल्स के पास पिगमेंट्स होंगे जो इनको डिफरेंट कलर देंगे इनकी बॉडी को। तो वो क्या कहता है कि जो अकाइनोडर्म्स हैं इनकी अपर लेयर क्या है? एपिडर्मस क्या है? उसके पास कुछ पिगमेंट्स होंगे। ये पिगमेंट जो होंगे इस एपिडर्मस को क्या देंगे? कलर देंगे। ठीक है, कलर देंगे, और इसके अलावा इस एपिडर्मस जो है ये म्यूकस, इसके ऊपर म्यूकस की लेयर पाई जाएगी। तो एपिडर्मस की कुछ खसूसियात है, सिलिएटेड होगी, सेंसरी होगी, पिगमेंटेड होगी और म्यूकस से कवर होगी। ठीक है, और म्यूकस से कवर होती है। क्लियर, यहाँ तक लगी समझ? अच्छा, उसके बाद अब वो सेकंड बात करता है, वो कहता है एपिडर्मस से जस्ट नीचे, जस्ट बीनीथ द एपिडर्मस। ठीक है, बस जस्ट बीनीथ द स्किन अकाइनोडर्म्स के पास एक एंडोस्केलेटन होता है। स्केलेटन होगा लेकिन एंडो होगा। यहाँ पे क्या है? अंदर की तरफ है ना, इसीलिए नाम क्या दे रहे हैं? एंडोस्केलेटन। अगर बाहर की तरफ होता तो उसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं, लेकिन अंदर की तरफ है, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड एज दी एंडोस्केलेटन। ठीक है, और ये एंडोस्केलेटन मिलके बना होता है, किससे किससे मिलके बना होगा? ये कैल्शियस प्लेट से।
ठीक है, जिनको आप ओसिकल्स का नाम भी देते हो। ठीक है, तो इसको हम एंडोस्केलेटन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो कैल्शियस प्लेट्स होनी है इस एंडोस्केलेटन की, ये कौन बनाएगा, मीजोडम गिव राइज टू दिस कैल्शियस प्लेट्स एंड दीज कैल्शियस प्लेट्स यूनाइटेड टू फॉर्म एन एंडोस्केलेटन। ठीक है, और ये मीजोडम बनाती है ये कैल्शियस प्लेट के। ओसिकल्स कहाँ से आए, अंदर की तरफ, एपिडर्मिस के अंदर की तरफ मीजोडम सिक्रिएट करती है कैल्शियस, ठीक है, कैल्शियस लेयर को सिक्रिएट करती है। ठीक है, वहाँ पे कैल्शियस प्लेट बनती है जो कि मिलके क्या बनाते हैं, ओसिकल्स। ये ओसिकल्स क्या बना रहे हैं, एंडोस्केलेटन। तो बेसिकली जो ये एंडोस्केलेटन है, ये कैल्शियस प्लेट है, ये स्पाइंस बनाती हैं। ठीक है ना, इट गिव राइज टू दी स्पाइंस और रिजिड कवरिंग्स। ठीक है, इसने स्पाइन और रिजिड कवरिंग बनानी होती है। क्लियर, यहाँ तक लगी है समझ आपको। ठीक है, और ऊपर वाली लेयर होगी मिलके बनी होगी एपिडर्मिस से, अंदर वाली लेयर मिलके बनी होगी किससे, मीजोडम बनाएगी वो एंडोस्केलेटन के तौर पर कैल्शियस लेयर की प्लेट। ठीक है, एपिडर्मिस ऊपर है, नीचे जो है वो हार्ड जो कैल्शियस लेयर की प्लेट है जिसको आप एंडोस्केलेटन का नाम दे रहे हो क्योंकि वो नीचे की तरफ है और मीजोडम उसको बना रही है। ठीक है, तो बेसिकली जो मीजोडम इसको बनाएगी और जो ऊपर वाली लेयर है, स्किन की लेयर है, वो जो हमारे पास एक्टोडर्म है वो मीजोडम के ऊपर वाली सॉरी इसके एंडोस्केलेटन के ऊपर वाली जो स्किन है हमारे पास, जो एपिडर्मिस है, ये कौन बनाएगी, वो एक्टोडर्म बनाएगी। ठीक है, लगी है समझ यहाँ पे इसकी। ठीक है, कि किस तरह इनकी जो है वो बॉडी की लेयर्स बनती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कहता है नेक्स्ट में कि हमारे पास एक कैल्शियस स्केलेटन बना देती है मीजोडम। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये मीजोडम गट बनाएगी। दिस मीजोडम गिव राइज टू, थर्ड पॉइंट वो कहता है कि दिस मीजोडम, थर्ड पॉइंट है, हम पॉइंट्स के हिसाब से इसके कैरेक्टर देखते हैं। मीजोडम गिव राइज टू गट। जो इनका गट होगा ना वो ट्रू गट होता है। ट्रू गट वो गट होगा जिसके अंदर जिसमें क्या होगा कि ओरल और इसके जो है हमारे पास ओरल साइड लहदा होगी और बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने वाली साइड लहदा होगी। जिस तरह के हमारे अंदर है, माउथ से हम खुराक लेते हैं और एनस से हम अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देते हैं। इसको हम कहते हैं ट्रू गट, जिस केस में माउथ और एनस दोनों डिफरेंट ओपनिंग होती हैं। ठीक है ना, फॉल्स के केस में क्या होता है कि एक ही ओपनिंग होती है जिससे खुराक ली जाती है और उसी ओपनिंग से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इनके अंदर लेकिन अकाइनोडर्म्स में क्या होती है, ट्रू गट होती है। इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर ओरल और अबोरल साइड दोनों डिफरेंट है। ओरल साइड वो होती है जहाँ से खुराक ली जाती है। तो ये जो ओरल साइड है वो इनकी बॉडी की, अकाइनोडर्म्स की बॉडी की वेंट्रल साइड पे पाई जाएगी। वेंट्रल साइड कौन सी, हमें पता है कि डोर्सल साइड ऊपर वाली साइड को कहते हैं, वेंट्रल साइड नीचे वाली साइड को कहते हैं। जिस तरह के डी फॉर डोर्सल, डी फॉर दुम। ठीक है, तो अपर साइड को हम कहते हैं जो है हमारे पास डोर्सल साइड। ठीक है, तो वेंट्रल साइड नीचे वाली साइड को कहते हैं। जैसे अगर आप उल्टे लेटोगे तो आपकी जो बैक साइड है वो क्या है, आपकी डोर्सल साइड, और उस सामने वाली साइड जो है आपकी फेस वाली साइड वो वेंट्रल साइड है। तो ये वेंट्रल साइड में इसका ओरल जो है वो यानी कि माउथ पाया रहता है, यानी कि लोअर साइड इसकी होगी। ठीक है, अकाइनोडर्म में। जिस तरह के अगर आप स्टारफिश को देखो, और अबोरल साइड कौन सी है, डोर्सल साइड, स्टारफिश की अपर साइड। ठीक है, अपर साइड इज अबोरल साइड। क्लियर, लगी है समझ। तो इनके अंदर ट्रू गट होता है, ओरल और अबोरल साइड्स पाई जाती हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है कि बॉडी जो होती है ब्लास्टो 3 ब्लास्टोडर्म से मिलके बनी होती है। एक है एक्टोडर्म, दूसरी है एंडोडर्म, बल्कि सेकंड पे हम मीजोडर्म लिखेंगे। मीजोडर्म एट द एंड इज एंडोडर्म। ठीक है, तो इस तरह ये ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी इनके अंदर देखने को मिलती है। बॉडी जो है वो 3 जर्म लेयर से मिलके बनी होगी। ठीक है, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक केस उसको हम कहते हैं।
तो हमें बताया कि जो हमारे पास होती है ना एक्टोडम, एक्टोडम ने क्या करवानी है, इसने न्यूरोलेशन करवा के जो है वो न्यूरल ट्यूब बनानी है और यहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की फार्मेशन करवा देनी होती है। जो मीजोडम हमारे पास होती है, इसने मसल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाना होता है। और जो हमारे पास एंडोडम होती है, इसने डाइजेस्टिव सिस्टम और ग्लैंड्स की ऊपर वाली लेयर्स बनानी होती हैं, लाइनिंग्स बनानी होती हैं। ठीक है, क्लियर। तो इनके अंदर भी इसका यही फंक्शन होगा। उसके बाद वो बात करता है कि इनके अंदर सीलोम प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, ये सीलोमेट होते हैं। सीलोमेट का मतलब क्या है कि ये तीनों लेयर्स में से जो मीजोडम है ये क्या करेगी, ये स्प्लिट करके बॉडी कैविटी बना देगी। और बॉडी कैविटी को हम क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। ठीक है ना, तो ये स्प्लिट करके मीजोडम सीलोम बना देती है। ठीक है, ये सीलोमेट केस ये वाला होता है। ठीक है, लगी समझ यहाँ तक, क्लियर। इनके अंदर क्या होती है, इनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। दे पोसेस रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री के केस में क्या होता है कि आपने बॉडी को दो इक्वल हाफ में अगर डिवाइड करना हो तो आप एक से ज़्यादा प्लेन ऑफ डिवीजन के अलॉन्ग बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो। रेडियल सिमेट्री में ना, जब भी हम रेडियल सिमेट्री की डेफिनेशन कर देखते थे ना, तो उसमें ना स्टार फिश जो थी वो बेस्ट एग्जाम्पल थी। तो काइनोडम्स के अंदर तो है ही स्टार फिश जो है। तो क्या होता है कि बॉडी को इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए एक ये प्लेन ऑफ डिवीजन है, एक ये मतलब कि एक से ज़्यादा प्लेन ऑफ डिवीजन के लॉन्ग बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। जो बायलेटरल केस है उसमें जस्ट वन प्लेन ऑफ डिवीजन के लॉन्ग ही बॉडी को इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। तो काइनोडम्स में देखते हैं रेडियल सिमेट्री में भी पेंटा रेडियल सिमेट्री मोस्टली देखी जाती है, मोस्ट केसेस में। ठीक है ना, तो जिस तरह स्टार फिश में आप देखोगे, स्टार फिश में पेंटा रेडियल सिमेट्री देखी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड पॉइंट हो गया, हम देखते हैं 4 पॉइंट। अब 4 पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखें तो इनका लार्वा देखेंगे। जो इनका लार्वा होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बायलेटरल सिमेट्री देखी जाती है। देयर लार्वा एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, इनके लार्वा के पास बायलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन जो है वो अडल्ट जो होते हैं इनके वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। ठीक है ना, मोस्टली। लेकिन लार्वा ने बायलेटरल सिमेट्री शो करनी है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। बायलेटरल सिमेट्री में क्या होता है कि बॉडी को जस्ट वन प्लेन ऑफ डिवीजन के अलोंग ही इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। इसके अलावा इस प्लेन ऑफ डिवीजन के अलावा किसी भी प्लेन ऑफ डिवीजन के लॉन्ग बॉडी को इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड किया जा सकता। तो बायलेटरल सिमेट्री के केस में हमारे पास अगर केस देखें तो लार्वल स्टेट कौन कौन सी है, बाइपिनेरिया, और दूसरी लार्वल स्टेट है हमारे पास ब्रैकियोलैरिया। तो ये दोनों ही क्या है, लार्वल स्टेजेस है इनके अंदर। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई है। 5 पॉइंट हम देखते हैं इसका, तो वो है हमारे पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो अगर हम इनके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो ये बहुत कॉमन सिस्टम है इनके अंदर। ठीक है ना, वाटर वेस्कुलर सिस्टम बड़ा यूनिक सिस्टम है जो कि इनकी जो है वो सीलोम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो इसके अंदर होती है कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ट्यूब्स का। इट इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ट्यूब्स प्लस स्पेसिस अराउंड माउथ। अभी मैं आपको ये डिस्क्राइब करके बताती हूँ। स्पेसिस अराउंड माउथ, और ये आर्म्स और ट्यूब फीट में से वाटर गुजरता है। ठीक है ना, तो होता क्या है बेसिकली, ट्यूब फीट है क्या, आर्म्स और ट्यूब फीट में से ये वाटर गुजरेगा ट्यूब्स और माउथ के इर्द गिर्द स्पेसिस में से होकर। तो ट्यूब फीट है क्या हमारे पास, ट्यूब फीट एक्चुअली में स्मॉल फिंगर लाइक सॉफ्ट फ्लेक्सिबल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ट्यूब फीट आर दी स्मॉल सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जो क्या होती हैं, जो कि काइनोडम्स की जो है आर्म्स के नीचे वाले हिस्से में आपको देखने को मिलेंगी। जिस तरह के स्टार फिश में आप देखते हो वो जो छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है ना, उभरी हुई गोल गोल सी। ठीक है ना, तो वो नीचे की तरफ जो है वो नजर आएंगी। ठीक है, जिसकी हेल्प से वो उसकी हेल्प से वो मूव करते हैं। ठीक है ना, सी अर्चिन, सी ककम्बर में ये देखने को मिलती हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो होता क्या है कि रेडियल और सेंट्रल कनाल जो होती हैं ये ट्यूब फीट और सक्शन पंप बनाती हैं और ये इन्वॉल्व होती हैं लोकोमोशन में। ठीक है, तो किस तरह होता है
ये प्रोसेस, ठीक है। तो अब बोरल साइड पे ना एक ओपनिंग होती है जिसको आप नाम दोगे मेड्री पोराइड। ये कहाँ पे होगी? अब बोरल साइड पे, ठीक है, ऊपर वाली साइड पे, डोर्सल साइड पे ये ओपनिंग प्रेजेंट होगी जो है हमारे पास स्टार फिश वगैरह के, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? एक स्मॉल राउंड सीव लाइक स्ट्रक्चर होगा, एक सीव लाइक स्ट्रक्चर है ये बोरल साइड पे, ठीक है। इस मैड्रीप्राइट से में पानी दाखिल होगा और यहाँ से ये जाएगा साइड्स पे स्टोन कनाल में, पानी यहाँ से दाखिल होकर मैड्रीप्राइट से जाएगा स्टोन कनाल में, स्टोन कनाल से पानी जाएगा सेंट्रल सर्कुलर रिंग कनाल, इसके बाद पानी जाएगा स्टोन कनाल में आया था, स्टोन कनाल के बाद जाएगा सेंट्रल सर्कुलर रिंग कनाल। सेंट्रल सर्कुलर रिंग कनाल से ये पानी जाएगा जो है वो एक रिंग में, रिंग कनाल जिसने माउथ को इंसर्कल किया होता है, इसके बाद माउथ के इर्द गिर्द मौजूद जाएगा पानी, सेंट्रल सर्कुलर रिंग कनाल से पानी जाएगा एक रिंग कनाल में जिसमें जो माउथ के इर्द गिर्द प्रेजेंट है ये रिंग कनाल। अब रिंग कनाल से पानी जाएगा रेडियल कनाल में साइड्स पे, ठीक है, इस तरह जो रेडियल कनाल बनी होंगी, ठीक है, रेडियल मतलब इधर उधर जा रही हैं, ठीक है। तो रेडियल रिंग कनाल ने पानी देना है, इस गोल रिंग कनाल ने इस साइड्स पे उभरी हुई रेडियल कनाल को, रेडियल कनाल से पानी कहाँ पे जाएगा? रेडियल कनाल ने पानी दे देना है आर्म्स को, ठीक है। और आर्म्स में पानी कहाँ पे जाना है? आर्म्स के ऊपर मौजूद जो ये स्मॉल सॉफ्ट फ्लेक्सिबल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको आप ट्यूब फीट का नाम दे रहे हो, आर्म ने पानी दे देना है इस ट्यूब फीट को, ठीक है। ट्यूब फीट के ऊपर एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको आप कहते हो एम्प्यूला और सक्कर फुट। अब होता क्या है कि पानी एम्प्यूला, जब एम्प्यूला ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, इस एम्प्यूला ने किया कॉन्ट्रैक्ट जब इसमें पानी आने के बाद, और पानी को इसने पुश कर दिया टुवर्ड ट्यूब फीट, ठीक है, और जिसकी वजह से ये जो है वो आगे की तरफ एक्सटेंड हो गया है। अब क्या हुआ? अब जब मसल्स ट्यूब फीट के कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट करके पानी दिया था ट्यूब फीट को और आगे की तरफ एक्सटेंड हुआ था, ठीक है। हम लोकोमोशन देख रहे हैं किस तरह, और ये इस पानी की वजह से अब मसल जो है ट्यूब फीट के ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वाटर को बैक पुश कर देंगे एम्प्यूला की वजह से, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो इसका फुट होगा वो क्या करेगा? वो रिट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इस एक्सटेंशन से, एक्सटेंड करने से और रिट्रैक्ट करने से ये क्या लोकोमोशन शो करते हैं, ये एक हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के तौर पर एक्ट करते हैं, ये हाइड्रोलिक सिस्टम के तौर पर एक क्रिएट करते हैं मूवमेंट के लिए, ठीक है, वाटर प्रेशर को क्रिएट करके, ठीक है, एक हाइड्रोलिक सिस्टम ये बनाते हैं ताकि जो है लोकोमोशन को ऑपरेट करवाया जा सके विद द हेल्प ऑफ दिस वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। लगी समझ? पानी मैड्रीप्राइट में है, मैड्रीप्राइट से है स्टोन कनाल में, स्टोन कनाल से है सेंट्रल सर्कुलर कनाल से, सर्कुलर कनाल ने पानी दिया साइड पे माउथ के इर्द गिर्द रिंग कनाल को, रिंग कनाल ने साइड्स पे पानी दे दिया रेडियल कनाल को, रेडियल कनाल के साइड्स पे इस तरह उभरी हुई है, इसने पानी दे देना है आर्म्स को, आर्म्स ने पानी दे देना है ट्यूब फीट को, ट्यूब फीट आर्म्स के ऊपर ट्यूब फीट मौजूद है ना, ट्यूब फीट के ऊपर सक्कर और एम्प्यूला है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके जो है लोकोमोशन शो करवा देनी है। समझ लगी यहाँ तक? ठीक है, किस तरह ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनके अंदर चलता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है 6 पॉइंट की। पॉइंट में आता है इसके अंदर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, या हम कह सकते हैं इसके अंदर ना बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन, उसी में ये सारे सिस्टम आ रहेंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो ना वो कहता है कि इनके अंदर ना थोड़ी लो डिग्री की ऑर्गेनाइजेशन होती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो पुअरली डेवलप्ड होता है, दैट्स वाई ही इज कॉलिंग इट एज ए लो डिग्री ऑर्गेनाइजेशन, नर्वस सिस्टम अनडेवलप्ड, ठीक है। तो होता क्या है कि स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं डाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो इसके पास कुछ ऑर्गन होंगे
स्पेशलाइज्ड मतलब कि डायरेशन और रिप्रोडक्शन जो है इनके अंदर बेटर है। डायरेशन के लिए हमें पता है इनके अंदर क्या होती है, ट्रू गट होती है। इस ट्रू गट की एक प्रॉपर ओरल साइड है, एक प्रॉपर एबोरल साइड है, ठीक है ना। तो जो हम देख सकते हैं इनके अंदर जो है वो प्रिमिटिव गट वाला हिसाब नहीं कि एक ही ओपनिंग से ही सारा काम हो रहा है। इसके अंदर दो प्रॉपर ओपनिंग है, जिन्होंने एक ने खुराक को अंदर लेना है, एक ने खुराक को अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देना है, ठीक है। डायरेशन इनके अंदर प्रॉपर है। उसके अलावा इनके पास रिप्रोडक्शन भी प्रॉपर होती है इनमें, ठीक है। इनके अंदर जो सेक्सीज हैं वो भी इनके जो है वो प्रॉपर है, ठीक है ना। जो सेक्सीज है वो सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन भी एक्सटर्नल हो रही है, ठीक है ना। उसकी हम रिप्रोडक्शन में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इनके अंदर ना रेस्पिरेशन या एक्सक्रिएशन के लिए जो है वो कोई भी प्रोसेस नहीं है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है। नो रेस्पिरेशन, नो एक्सक्रिएशन, ठीक है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है। उसके अलावा क्या है कि एक तो वो पुअरली डेवलप्ड है, एक नर्वस सिस्टम पुअरली डेवलप्ड है। इनके अंदर ब्रेन नहीं बनता, ठीक है। जस्ट जो है वो फेरिंग्स के इर्द गिर्द जो है नर्व रिंग देखने को मिलती है, ठीक है। नो ब्रेन, नर्वस सिस्टम नहीं है ना, तो ब्रेन नहीं होगा जस्ट, लेकिन नर्व रिंग जरूर होगी जिसने जो है सेंसिंग वगैरह का काम करवाना होता है, या फिर सिग्नल ट्रांसमिशन का काम करवाना होता है इस नर्व रिंग ने। और ये नर्व रिंग प्रेजेंट होती है फेरेंक्स के रीजन में, ठीक है ना। फेरेंजियल रीजन जिसको वो कह रहा है, फेरेंजियल जियल रीजन, ठीक है। फेरेंजियल रीजन के इर्द गिर्द। सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर बड़ा पुअरली डेवलप्ड है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम भी पुअरली डेवलप्ड है इनके अंदर। क्लियर, समझ लग गई इसकी। उसके बाद हम बात करते हैं इनके अंदर सेक्सीज की। तो अगर हम सेक्सीज की बात करें तो सेक्सीज इनके अंदर सेपरेट है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होगी, एक्सटर्नल होगी, ठीक है। तो लार्वा इनके अंदर कौन सा होगा, बायपिनेरिया और ब्रैक्युलेरिया। बायपिनेरिया और ब्रैक्यूलेरिया लार्वा इनके अंदर देखने को मिलता है। क्लियर। और इनके अंदर बाइलेटरल, अच्छा मैंने पहले भी बात की, लार्वा बाइलेटरल सिमेट्री शो करेगा, अडल्ट इनके रेडियल सिमेट्री ही शो करते हैं। क्लियर, यहाँ तक लगी है इसकी समझ। और उसके बाद अगर हम बात करें इनके अंदर के रीजनरेशन देखने को मिलती है, ठीक है। 8 इसका जो करेक्टर है, रीजनरेशन में हम क्या देखते हैं, ऐसी एबिलिटी जिसमें ये अपनी लॉस्ट ऑर्गन को दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं, दोबारा रिफॉर्म कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम रीजनरेशन कहते हैं। हमें पता है अगर स्टार फिश की जो आर्म है वो काट दी जाए तो वो उसके पास की एबिलिटी होती है कि वो उस आर्म को रीजनरेट कर ले। तो ऐसा प्रोसेस जो है वो जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने लॉस्ट बॉडी ऑर्गन को दोबारा ला सकता है, खुद ही दोबारा उसको बना सकता है, उसको हम रीजनरेशन का प्रोसेस कहते हैं। इसके अंदर स्टारफिश है, सी कुकम्बर है, ठीक है, सी लिली है, ब्रिटल स्टार है, सी अर्चिन है, ठीक है ना। इसकी बेस्ट एग्जांपल है जो रीजनरेशन करवा सकते हैं, ठीक है। क्लियर। अच्छा उसके बाद ना वो कहता है कि अकाइनोडर्म्स ना सिंपल होते हैं स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनाइजेशन में, फिजियोलॉजी में, ठीक है। तो इस इतना इनके अंदर सिंपलेस्ट फॉर्म है, लेकिन इनको तो फिर अगर इतने ही सिंपल थे तो इनको एनालिडा से नीचे रखना चाहिए था, क्योंकि वॉर्म्स के अंदर तो जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी था, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी था, नर्वस सिस्टम भी था, ठीक है। लेकिन काइनोडर्म्स में तो ये सारे सिस्टम नहीं है, सारे ही पुअरली डेवलप्ड है। तो इसको क्यों भी लिस्ट में, इनवर्टिब्रेट की लिस्ट में थोड़ा ऊपर टॉप पे रखा गया काइनोड से, जो हमारे पास है एनालिडा से, वर्म्स के से टॉप में रखा गया, क्योंकि वर्म्स के मुकाबले में इनके अंदर बहुत से सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं हुए, अंडर डेवलपमेंट है, ठीक है। तो क्यों रखा गया, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है कि इन जो अकाइनोडर्म्स हैं ये स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस शो करते हैं एडवांस ग्रुप कोऑर्डिनेट्स के साथ,
ठीक है, रिजेम्बलेंस शो करते हैं, एक एडवांस ग्रुप है कोऑर्डिनेट्स उसके साथ, इस रिजेम्बलेंस की वजह से ही इसको लोअर ग्रुप्स में नहीं रखा गया। तो क्या होता है कि क्या इनकी रिजेम्बलेंस है, मैं वो यहाँ पे पॉइंट लिख देती हूँ कि दोनों के अंदर ही क्या होता है कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान सेल्स एक सर्कुलर पैटर्न में डिवाइड करता है, जिसको आप कहते हो रेडियल क्लीवेज। तो दोनों ही ये रेडियल क्लीवेज शो करते हैं। रेडियल क्लीवेज का वो केस होता है जिसमें सेल जो है वो एक सर्कुलर पैटर्न में डिवाइड करता है, ठीक है। सेकंड क्या है कि ब्लास्टोपोर जो होती है अकाइनोडर्म्स के केस में, और एज वेल एज कोऑर्डेट, अकाइनोडर्म और कोऑर्डेट दोनों के केस में क्या होता है कि जो ब्लास्टोपोर होता है वो बनाता है एनस, ठीक है। प्रीवियस जो ग्रुप थे, लोअर ग्रुप थे, उसमें ब्लास्टोपोर बना रहा था माउथ, लेकिन यहाँ पे बना रहा है एनस। ब्लास्टोपोर है क्या? ब्लास्टोपोर एक ऐसी साइट है गैस्ट्रोलेशन के बाद, गैस्ट्रोला में ये बनती है, जिसमें सेल जो है वो अंदर की तरफ पुश करता है खुद को। सेल्स अंदर की तरफ पुश होकर क्या करते हैं, एक एक स्पेसिफिक साइट क्रिएट करवाते हैं, एक स्पेसिफिक कैविटी क्रिएट कराते हैं जो बाद में गट बन जाती है। तो उसको हम कहते हैं कि ये ब्लास्टोपोर है, ये बाद में जो है वो गट बन जाएगी, जिसमें क्या होता है, ये ब्लास्टोपोर किस तरह बनती है, गैस्ट्रोला स्टेज में सेल्स अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होकर एक कैविटी बना देते हैं, ठीक है ना, जो कि बाद में जो है लेटर जो ये गट के अंदर जो होती है वो बन जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, क्लियर। प्रोटोस्टोम के केस में क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि ये ड्यूटेरोस्टोम्स है, एडवांस ग्रुप है, ड्यूटेरोस्टोम एडवांस ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। प्रोटोस्टोम्स जो होंगे वो प्रिमिटिव वन है, वो क्या करेंगे, उसमें ये ब्लास्टोपोर माउथ बना देता है, ठीक है। अच्छा, थर्ड इनके अंदर रिजेम्बलेंस कौन सी है कि कॉमन बायोकेमिकल जो है वो सिमिलैरिटीज होती हैं, ठीक है ना। तो एक बायोकेमिकल सिमिलैरिटी है अकाइनोडर्म और कोऑर्डिनेट्स में कि दोनों ही प्रोड्यूस करते हैं फोस्फोक्रीटीन, फोस्फोक्रीटीन, ठीक है। फोस्फोक्रिएटिन इन दोनों के अंदर बनता है। फोस्फोक्रिएटिन क्या है, एक हाई एनर्जी कंपाउंड है जो मसल्स और नर्व सेल्स के अंदर पाया जाता है काइनोडर्म्स। इट इज ए हाई एनर्जी कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इन दी मसल्स, ठीक है, ये मसल्स में होगा और नर्व सेल्स में होगा। कोऑर्डिनेट्स के इट इज प्रेजेंट इन द मसल्स एंड नर्व सेल्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एंड अकाइनोडर्म्स, ठीक है। इन दोनों के जो है मसल्स और नर्व सेल्स में ये देखने को मिलेगा, एक हाई एनर्जी कंपाउंड होगा। और कुछ और भी एनिमल्स के अंदर ये देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हम बात कोऑर्डिनेट और अकाइनोडर्म की ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन है कि ये स्टोर करता है और सप्लाई करता है एक तो एनर्जी को। इट्स मेन फंक्शन इज टू स्टोर एनर्जी, ठीक है। इसका मेन फंक्शन है कि इसने एनर्जी को स्टोर करना है। उसके अलावा एक और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो ये है कि इन्होंने एनर्जी को क्विकली सप्लाई करना है जब जरूरत होती है सेल को, ठीक है। सेल को एनर्जी की जरूरत हुई तो इस फोस्फोक्रिएटिन ने इसको क्विकली सप्लाई किया। कब इसको एनर्जी की जरूरत हो सकती है, सडन और हाई एनर्जी डिमांड्स इसकी हो सकती है मूवमेंट्स के दौरान, ठीक है। तो जब भी मूवमेंट के दौरान वो हाईली एनर्जी डिमांड्स करेगा तो फोस्फोक्रिएटिन जो है वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। लगी समझ, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स की इसकी हमारे पास जो अकाइनोडर्मेटा की है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इनके अंदर रिजेम्बलेंस है जो आपको पेपर में भी आ सकती है कि कोऑर्डिनेट और अकाइनोडर्म्स के दरमियान रिजेम्बलेंस क्या है, और अकाइनोडर्म्स को आपने एनलिडा या फिर आर्थ्रोपोडा में क्यों नहीं रखा, इसको एक टॉप पे क्यों रखा गया है इनसे, हालांकि इनके अंदर बहुत सी स्ट्रक्चर जिस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम अंडर डेवलपमेंट में है, ठीक है ना। वो जो है वो अंडर डेवलप्ड है, तो इसकी वजह से इसको तो एनलिडा से भी नीचे रखना चाहिए था, क्योंकि इनके अंदर ये सिस्टम जो है वो डेवलप्ड होते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी एग्जांपल्स की। तो अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल की तो आप देख सकते हो कि आप एक निमोनिक्स के साथ इसको याद रख सकते हो, बाई लेग्स, ठीक है। तो बाई लेग्स में क्या है, बी फॉर बिस्किट शेप, उसके अंदर आता है केक, अर्चिन, ठीक है। उसके बाद एल फोर क्या है, बाई से बिस्किट, एल से लॉन्ग आर्म, जिसकी लॉन्ग आर्म्स होती हैं वो है हमारे पास ब्रिटल स्टार, ठीक है। ई फोर एलोंगेटेड, इलोंगेटेड का केस है सी ककम्बर, ठीक है। जी फोर ग्लोबुलर,
ग्लोबुलर का केस है सी अर्चिन, और एस फॉर स्टार शेप्ड, स्टार शेप का केस है स्टार फिश। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको काइनोडर्म्स फाइलोकाइनोडर्मेटा की समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म की कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।